आज की कहानी बेंगलुरु की, जिसमें 21 साल का एक लड़का अपनी दोस्त, जिसकी उम्र 19 साल, बेंगलुरु के एक होटल में उसका कत्ल कर देता है और फिर लाश के साथ पूरे 2 दिन गुजारता है और फिर भाग जाता है। बेंगलुरु की पुलिस की टीम उसके इर्द गिर्द लगी हुई थी। फिर वो पकड़ा जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद वो यह तो कहता है कि यह कत्ल मैंने किया, मतलब इकरार जुर्म कर रहा है, लेकिन पुलिस से कहता है कि मैं आपको मोटिव नहीं बताऊंगा, मकसद नहीं बताऊंगा, वजह नहीं बताऊंगा कि मैंने यह क्यों कत्ल किया। अब यह अजीब चीज होती है कि कातिल अपना गुनाह कबूल कर रहा है, लेकिन कहता है मुझसे यह मत पूछो कि मैंने क्यों मारा, क्योंकि बड़ा पर्सनल है। अब ऐसा क्या पर्सनल है? तो ये पूरी कहानी पेश है आपके सामने। को होटल रॉयल लिविंग बेंगलुरु में एक सर्विस अपार्टमेंट है। वहां 2 लोग दोपहर को पहुंचते हैं। एक 19 साल की लड़की जो असम की रहने वाली, बेंगलुरु में जॉब करती है, माया गोगोई डेका, और एक 21 साल का लड़का आरफ हनोई जो केरल का रहने वाला है। ये लोग वहां जाते हैं एक दिन के लिए। होटल उन्होंने बुक किया था, लेकिन फिर एक एक करके वो 3 दिन बढ़ा देते हैं। तो 34, 25, 36, 26 की सुबह आरफ उस होटल से निकल जाता है और उसके बाद वो गायब। बाद में पुलिस की टीम पहुंचती है होटल के कमरे में और अंदर से वो लाश मिलती है लड़की की, जिससे अब बदबू आनी शुरू हो गई थी और उसी से अंदाजा हो गया था कि लाश कम से कम 2 दिन पुरानी है। अब सवाल यह था कि एक लड़का उसी रूम में बंद है और 2 दिनों तक बंद है और उस लाश के साथ बंद है। उन तमाम बदबू को झेलने के बावजूद वो रूम से बाहर क्यों नहीं निकला? और फिर जब निकला तो फिर ऐसा भागा कि पुलिस के हाथ नहीं लगा। अब पुलिस को सबसे पहले तो उसकी तलाश करनी थी कि आखिर क्या वजह थी कि वो एक लाश के साथ 2 दिन तक एक होटल के कमरे में बंद है। और बेंगलुरु पुलिस के लिए केस एक चैलेंज भी इसलिए था क्योंकि बेंगलुरु में आजकल क्राइम अगेंस्ट वुमन या इस तरह की चीजें, वारदात कई ऐसी हो गई, तो बेंगलुरु के शहर, वहां के रहने वाले लोग और वहां की पुलिस हर एक को बेचैन करने वाली चीज थी। तो इस केस की तफ्तीश के लिए बेंगलुरु पुलिस ने 3 स्पेशल टीम बनाई। एक टीम का काम यह था कि चूंकि यह लड़का केरल का रहने वाला था तो इसको केरल भेजा जाए, तो पुलिस की टीम केरल पहुंची। दूसरी टीम यह थी कि इसके कुछ जानकार, कुछ जानने वाले नॉर्थ कर्नाटक में कहीं रहते हैं और यह नॉर्थ कर्नाटक की तरफ जा सकता है, तो दूसरी टीम को नॉर्थ कर्नाटक की तरफ भेजा गया। बची तीसरी टीम तो उसकी जिम्मेदारी यह थी कि तुम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट करो। अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के नाम पर कि उसके बैंक अकाउंट है, तो कहीं उसने को विड तो नहीं किए, उसका मोबाइल कहां एक्टिव है, बंद है या चालू है, उसका लोकेशन क्या है। तो ये 3 टीमें अब काम पर लग गईं। लेकिन मुश्किल यह थी कि आखिरी बार 26 नवंबर को तो सुबह 8:54 की बात होगी, जब उसने अपने मोबाइल को ऑन किया और आखिरी बार एक मोबाइल ऐप से कैब बुक किया था, और वो कैब रेलवे स्टेशन के लिए था, बेंगलुरु। अब उस कैब को भी पुलिस ने ढूंढ निकाला। कैब वाले से पूछता तो पता चला कि हां, उसने उसको रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप किया था। अब इसके बाद मोबाइल बंद। अब पुलिस इंतजार कर रही है मोबाइल के ऑन होने का। बाकी अपने तमाम लोग तो लगे ही हुए थे। 2 दिन बीत गए, पुलिस के हाथ खाली, कोई जानकारी नहीं, यानी 26 को वो भागा और अब 28 नवंबर की तारीख आ गई थी। 28 नवंबर को भी आरफ का कुछ अता पता सुराग नहीं। घर वालों से कांटेक्ट नहीं किया, तो फिर वो कहां है? पुलिस मोबाइल के चक्कर में कि शायद ऑन करे, इत्तेफाक से 28 नवंबर को उसने मोबाइल ऑन किया। जैसे ही किया तो फिर उसके जो पिछले सारे रिकॉर्ड्स थे जो मूवमेंट के, वो पता चले। तो पता ये चला कि बेंगलुरु से 26 नवंबर की सुबह जब वो निकला तो रेलवे स्टेशन तो गया और वहां से उसने एक ट्रेन पकड़ी। सबसे पहले वो उस ट्रेन से रायचूर पहुंचा। वहां जाने के बाद फिर उसने दूसरी ट्रेन पकड़ी और वह पहुंचा यूपी। अब फिर एमपी पहुंचा, फिर यूपी पहुंचा और यूपी में कई शहरों से होते हुए आखिर में पहुंचा बनारस, यानी कि वाराणसी। अब ये लोकेशन जैसे ही पता चला, पुलिस की टीम को डायवर्ट किया गया। यूपी पुलिस से भी कांटेक्ट किया गया, एमपी पुलिस से किया गया, लेकिन तब तक वो निकल चुका था। तो जीरो इन पूरा मामला यूपी पुलिस पर था कि ऐसे ऐसे ये शख्स है जिसकी हमें तलाश है। लेकिन इससे पहले कि बनारस तक या नेसी तक पुलिस पहुंचती,
आरफ हनोई अचानक वाराणसी भी छोड़ देता है। अब उसके बाद पुलिस को यह अचानक उसके मूवमेंट से पता चल रहा है कि वो वाराणसी से वापस उसी कर्नाटक की तरफ आ रहा है, उसी बेंगलुरु की तरफ। और ये बड़ा परेशान करने वाली बात थी, हैरान करने वाली, कि कातिल कत्ल करने के बाद लगभग अब तक 300 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है, बेंगलुरु से निकलकर रायचूर से लेकर एमपी, फिर यूपी, फिर बनारस और वापस उसी कर्नाटक की तरफ आ रहा है। हालांकि बेंगलुरु पुलिस को क्लियर आइडिया था कि अब वो इस वक्त फिर बेंगलुरु वापस आ रहा है, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो बेंगलुरु की तरफ जो ट्रेवल कर रहा था वो ट्रेन से कर रहा था। और इसे लेकर पुलिस ने एक योजना बनाई कि इस आदमी को अरेस्ट किया जाए और बेंगलुरु के पास से 6 किलोमीटर दूर शिमोगा, जो कर्नाटका का एक शहर है, वहां उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। और फिर गिरफ्तारी के बाद जो इंटरोगेशन हुई, तो सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आरफ ने जो कहा वह किसी को भी हैरान करने वाली थी, क्योंकि शुरुआत में तो उसने इकरार किया था कि मैंने नहीं कत्ल किया, लेकिन पुलिस से यह कहता है कि मैं आपको मोटिव नहीं बताऊंगा और यह बहुत पर्सनल है। तो जब इसको पूछा गया कि ऐसा क्या पर्सनल था, तो आरफ ने जो जवाब दिया वह बिल्कुल चौंकाने वाला था। आरफ ने बताया कि माया डेका ने जब उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्स करने के लिए दबाव डाला तो उसे गुस्सा आ गया और इसके बाद उसने माया का गला घोंट दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद जो आरफ था वह लाश के साथ पूरे 2 दिन तक होटल के कमरे में रहा। आरफ ने बताया कि वह माया के साथ होटल में 2 दिन तक रहा क्योंकि वह उसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। माया की लाश के साथ वह कुछ शर्तों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि वह अपनी स्थिति को ठीक करने की कोशिश कर रहा था ताकि कोई भी उसे ढूंढने न आए। आरफ का कहना था कि उसने माया का कत्ल अपनी भावनाओं के चलते किया था, क्योंकि माया ने उसे अपनी इच्छा के खिलाफ सेक्स के लिए मजबूर किया था। जब पुलिस ने आरफ से इस बारे में और पूछा तो उसने कहा कि माया का उसके ऊपर दबाव बनाना और उसे मानसिक रूप से परेशान करना उसका एकमात्र कारण था। वह यह भी कहता है कि उसकी इस पूरी घटना से जुड़े फैसले उसके खुद के थे और वह अपने गुनाह को कोई साफ साफ कारण देना नहीं चाहता था, क्योंकि यह उसके लिए एक बहुत निजी और गहरा मामला था। आरफ की गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया और अब यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में था। पुलिस ने कई अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दिया, जैसे कि उसने माया की हत्या के बाद 2 दिन तक उसके शव के साथ क्यों बिताए, और यह कि क्या यह एक साजिश थी या सिर्फ एक मानसिक परेशानी का नतीजा। यह केस न केवल पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण था, बल्कि समाज में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। कई विशेषज्ञों ने इस मामले को गहरी सामाजिक और मानसिक समस्याओं के रूप में देखा, जिससे यह साबित होता है कि कभी-कभी अपराधी के भीतर क्या मानसिक स्थिति होती है, यह जानना जरूरी है। इस तरह की घटनाएं यह दिखाती हैं कि किसी भी व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक दबाव की वजह से वह कभी-कभी खतरनाक फैसले ले सकता है, जो उसके आसपास के लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही यह भी सवाल उठता है कि कैसे हमारी समाज और परिवारों में इन दबावों को पहले ही पहचाना जा सकता है ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। अंततः यह घटना न केवल एक अपराध की कहानी है, बल्कि एक गहरी सामाजिक और मानसिक चेतावनी भी है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस कहानी को शेयर करें और द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।